Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 8, comparing quantities. So let's start. Topic is increase or decrease as percent. Percentage increase or decrease, उसका ये फॉर्मूला है amount of increase or decrease डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कि जैसे किसी भी चीज में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। उसे फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, परसेंट इंक्रीज निकालना है तो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर परसेंट डिक्रीज निकालना है तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज divided by original value multiply by 100. For example, see, Vaishali scored 50 marks in the first unit test, है ना। वैशाली के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 50 मार्क्स आए एंड 70 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, और सेकेंड यूनिट में 70 मार्क्स आए। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मार्क्स, तो उसके मार्क्स में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ तो उसके 50 मार्क्स आए, सेकेंड यूनिट टेस्ट हुआ तो उसके 70 मार्क्स आए। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मार्क्स, कि उसके मार्क्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, सी इंक्रीज इन मार्क्स, पहले कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो 50 थे 70 हो गए, तो 70 में से 50 को माइनस किया तो कितने मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, उसके 20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और ओरिजिनल मार्क्स कितने थे, 50, है ना। ओरिजिनल मार्क्स मतलब उसके पहले यूनिट टेस्ट में 50 आए थे, बाद में इंक्रीज होके सेकेंड यूनिट टेस्ट में 70 आए ना। तो पहले हमने क्या फाइंड किया, कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो कैसे निकाला, 70 माइनस 50, और ओरिजिनल कितने थे उसके 50, तो ओरिजिनल मार्क्स 50। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय, मतलब अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंक्रीज कितना हुए थे 20 मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स कितने थे 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सी अब क्या हुआ, 50 वन जा 50, 50 टू जा 100, 20 टू जा 40। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंट। तो देयर इज 40% इंक्रीज इन हर मार्क्स, कि उसके मार्क्स में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है। समझ में आया किस तरीके से निकालना है। और ऐसे अगर डिक्रीज पूछा होता तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मार्क्स या ओरिजिनल जो उसका वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे हमारा डिक्रीज परसेंट निकाल देंगे। और इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, इंक्रीज परसेंट। समझ में आया कैसे निकाला। ओके, नाउ ट्राई दीज गिवन ऑन पेज नंबर 167। इसमें एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत सारे ट्राई दीज दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व दीज के हिसाब से। जैसे सॉल्व दीज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देती हूँ ना मैं, उस क्वेश्चंस में आने के लिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज और ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें हमें या तो परसेंट इंक्रीज निकालना है या डिक्रीज इंक्रीज, मतलब परसेंट इंक्रीज परसेंट निकालना है या फिर डिक्रीज परसेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम ₹280 टू ₹210। एक शर्ट की प्राइस है जो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कहां से, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 280 और अभी कितनी हो गई है 210। तो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया ना, पहले ज्यादा थी अभी कम हो गई है। प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 280 टू 210, कि शर्ट की प्राइस डिक्रीज हो गई 280 से 270 हो गई, मतलब तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू शर्ट की 280, और कितना डिक्रीज हो गया 280 minus 210। See, initial price of the shirt ₹280, प्राइस आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया 210। तो देयरफॉर डिक्रीज इन प्राइस, तो हम पहले क्या निकालेंगे, कितना रुपीस डिक्रीज हो गया। वो कैसे करेंगे, 280 minus 210, तो कितना है ₹70, मतलब 70 रुपीज डिक्रीज हो गई, है ना। 280 रुपीज की शर्ट थी, उसकी वैल्यू कम होकर कितनी हो गई 210 हो गई। तो पहले कितनी वैल्यू कम हुई उसकी वो हमने फाइंड किया।
नाउ फॉर्मूला इज, अब हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज, है ना, डिक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं। देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट जब निकालना हो तो हम उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस कितना था, 70, है ना, और इनिशियल प्राइस कितना था उसका, 280, 280 डिवाइडेड बाय 100। अब कैसे इसको किया है सॉल्व, देखो क्या हो गया हमारा, 70 अपॉन 280 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। देखो ये 10 से 10 कट गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 and 4 2 जा 8. Now 2 remaining, 2 0 20, 4 5 are 20. So 25 is equal to 21. Sorry, 25 1 are 25. तो 25%. तो आंसर क्या आ गया, 25%। तो कितना डिक्रीज हुआ है रेट, 25% डिक्रीज हो गया है। समझ में आया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। मतलब इनिशियल उसके जो ओरिजिनल मार्क्स कितने थे, 20 थे, उससे बढ़ के कितने हो गए, 30। इनिशियल मार्क्स कितने हो गए, 20, इंक्रीज मार्क्स कितने हो गए, 30। अब कितना इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, 30 माइनस 20, 10, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन मार्क्स वो कितना हुआ है, 10, 10, और इसका ओरिजिनल मार्क्स कितना था, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। नॉट 10 1 जा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो कितना आया, 50%। कितना आया, अच्छा उधर लिखा ही नहीं, सॉरी, 50। तो आंसर कितना आ गया, कितना इंक्रीज हुआ है मार्क्स, 50%। तो समझ में आया कैसे निकाला मैंने, ओके। क्यों नहीं जा रहा, हाँ, इनिशियल मार्क्स 20, इंक्रीज मार्क्स 30, इंक्रीज इन मार्क्स 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन मार्क्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। यहाँ पे दिया नहीं है, वो रह गया है बेटा, वो आप लोग लिख लेना अपने आप, ठीक है। इतना सही है ना, ये इंक्रीज इन मार्क्स 10 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला क्या लिखोगे, इंक्रीज इन मार्क्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज इन मार्क्स में क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल मार्क्स कितने हो गए उसके, 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 0 का 0, 50%। तो कितने परसेंट मार्क्स इंक्रीज हुए उसके, 50% मार्क्स इंक्रीज हुए, ठीक है। ये आप अपने आप लिख लेना इसके नीचे, यहाँ पे रह गया लिखना, है ना। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, माय मदर सेज, इसको रेज कर देते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, My mother says in her childhood petrol was ₹10 per liter। मेरी मम्मी बोलती है कि जब वो छोटी थी उनके टाइम पर पेट्रोल का जो रेट था वो 10 रुपीज पर लीटर था, मतलब 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपीज में आता था। इट इज ₹10.70 पर लीटर टुडे, और आज कितना हो गया है, 1 लीटर पेट्रोल का भाव 70 रुपीज। बाय व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गोन अप। तो किस परसेंट से प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या करोगे, व्हाट इज गिवन, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, परसेंटेज इंक्रीज, है ना, इंक्रीज परसेंट फाइंड करना है, क्योंकि पहले जो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी 1 लीटर पेट्रोल की वो कितनी थी, 10 रुपीज पर लीटर थी, और धीरे 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 वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 70 पर लीटर हो गई है ना, मतलब बढ़ गई है। तो हमें क्या निकालना, कितना परसेंट बढ़ गया है वो निकालना है।
तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर, शुरू में इनिशियल प्राइस कितना था पेट्रोल का, 10 रुपीज पर लीटर, बाद में कितना हो गया, इंक्रीज प्राइस कितना हो गया पर लीटर, ₹70। ना इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, तो 70 माइनस 10, तो कितने रुपीज इंक्रीज हो गया पहले से अभी तक, 60 रुपीज। अब फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज इंक्रीज का, तो इंक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंक्रीज इन प्राइस कितना है 60 रुपीज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना था 10 रुपीज, है ना, इनिशियल प्राइस कितना था 10 रुपीज और इंक्रीज कितना हुआ है 70 माइनस 10 60, तो ये कितना हो गया 60 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपल हो गया 10 10 100, 60 10 600, इसका मतलब 10 द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गोन अप बाय 600%। समझ में आया कैसे निकाला? तो आपको बस ये देखना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। अगर इंक्रीज वाला दिया हुआ तो इंक्रीज का फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज इंक्रीज, और अगर कोई चीज कम हो रही है, किसी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज डिक्रीज लगाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। मतलब हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है, वो फाइंड करना है। पहले व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रॉफिट? प्रॉफिट किसको बोलते हैं? व्हेन selling price is greater than cost price, then what will be happen? Profit is happen. And if cost price is greater than selling price, then it is called loss is happen. It means अगर हमने कोई चीज खरीदी है और वो हमारी ज्यादा में बिकी, तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर हमने कोई चीज खरीदी है और वो कम में बिकी, तो हमें क्या होगा, लॉस। पहले ये पता होना चाहिए ना, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस। ठीक है, अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, कितना प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला लर्न करना है, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लर्न करना है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे लॉस परसेंट निकालना हो तो उसमें प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस परसेंट है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कब होगा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सॉरी, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, है ना, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज बिकी, जैसे मैंने 5 रुपीज की कोई चीज खरीदी थी, तो वो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस, और मैंने उसको 10 रुपीज में सेल की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 10। तो इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, then what will be happen, profit is happen. But if cost price is greater than selling price, अगर मैंने 10 रुपीज का पेन खरीदा है और मैंने 5 रुपीज में बेचा, तो मुझे क्या हुआ, लॉस, है ना। तो when cost price is greater than selling price, then loss is happen. The formula is loss percent is equal to loss divided by cost price multiply by 100. अब देखो इसके कुछ ट्राई दीज दिए हुए हैं पेज नंबर 169 पे। इंपॉर्टेंट ट्राई दीज है बेटा, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इफ चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे के जो भी अभी क्वेश्चंस है ना, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह एक्सरसाइज, ये 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। चलो पढ़ते हैं, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 and sold it for ₹400. Find the gain percent. Gain मतलब profit percent. क्यों profit हुआ है? क्योंकि cost price क्या थी चेयर की 375 और selling price क्या है 400। तो selling price is greater than cost price ना, selling price बड़ी है cost price से, तो naturally क्या हुआ, profit हुआ। So first you write down what is given in the question. सबसे पहले आप statement में वो लिखोगे, क्या क्या दिया हुआ है, cost price कितनी है 375, then selling price how much, ₹400. Then see what is given here, CP is less than SP. CP means cost price, SP means selling price, है ना, कि CP जो है वो कम है, so there is profit. तो क्या हुआ, profit। और profit निकालना हो तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, और ऐसे लॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसको उल्टा CP से SP को माइनस कर देंगे, है ना। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो कितना आया 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपीज का, 25 रुपीज का। नाउ प्रॉफिट परसेंट
इज इक्वल टू, मतलब गेन परसेंट लिखो या प्रॉफिट परसेंट लिखो, सेम है। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 25 रुपीज का, है ना, 25 रुपीज का। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 375, 375 था ना, 375 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, यही फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट 25 और ये कितना है? 375 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, अभी हम देखें तो ये 5 है, ये 5 है, 055 से कटता है। तो देख लेते हैं किस टेबल से कटता है। 15 से पहले तो मैं इसको कट करती हूँ, देखो 5 से। 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35, 2 रिमेनिंग, 2 5 5 5 जा 25। ओके, अब देखो ये 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। now 5 4 जा 20 अपॉन 3, क्योंकि 3 भी किसी से नहीं कटता, 3 और 4 किसी टेबल में नहीं आते, 5 3 किसी के टेबल में नहीं आते। तो क्या किया? 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 3। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 20 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2। तो क्या हो गया? 6 2 अपॉन 3 इज द आंसर। परसेंट क्या आएगा? ये परसेंट। जब हम परसेंट फाइंड करते हैं ना, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, तो परसेंट का साइन लगाते हैं। समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेट किया ये, है ना? क्या क्या दिया था? कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, और क्या पूछा था? प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट इट मींस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट किससे फाइंड किया हमने? 400 माइनस 375, तो आंसर इज 25। तो प्रॉफिट आ गया मेरा 25 रुपीज का। Now profit percent formula is equal to profit divided by cost price multiply by 100। तो प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ था? 25 रुपीस का। कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? 375 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कट कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने पहले इसको कट किया इन दोनों को 5 से। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 2 रिमेनिंग, 2 5 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ हो गया 75, यहाँ है 100, तो मैंने 25 की टेबल से कट किया। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। now 5 4 जा 20, 20 divided by 3। ये हो गया improper fraction converted into mixed fraction। तो 20 को डिवाइड कर 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2। तो मैंने बताया था लिखने के लिए ऐसा ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसे। 6 is the whole number, remainder is the numerator and divisor is the denominator। तो 6 2 upon 3% is the answer। समझ में आया? चलो भी, ये हमने क्या निकाला? प्रॉफिट परसेंट निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, second question, cost of an item is rupees 50, it was sold with a profit of 12%, find the selling price। अब इसमें क्या दिया हुआ है? हमको कॉस्ट प्राइस दी हुई है और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है। अब इस पहले तो हम पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? प्रॉफिट परसेंट निकाला। अब यहाँ पे क्या है? हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कि एक चीज है जो 50 रुपीज की खरीदी थी और वो 12% के प्रॉफिट में हमने सेल की है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या निकालना है? उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? कॉस्ट प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट कितना दिया है, किसका कितने का? कॉस्ट प्राइस पर 12% का प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? 12% ऑफ ₹50। समझ में आ रहा है कि 50 रुपीज की चीज थी ना, उस 50 रुपीज पर हमको 12% का प्रॉफिट हुआ है ना।
12% ऑफ 50 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 12% 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 50 50 now 50 1 जा 50 50 2 जा 100 2 6 जा 12 6 1 जा 6 आ गया। प्रॉफिट कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है? 6 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से हमने 6 रुपीस का प्रॉफिट। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है और कितने रुपीस का उसमें प्रॉफिट हुआ है वो पता है। अब हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ में आया क्वेश्चन? कॉस्ट प्राइस दिया था, ठीक है, और ये बताया था कि वो जो चीज है वो 12% के प्रॉफिट में बिकी है ना? तो कितने परसेंट में बिकी है, तो उससे हम पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट निकाल लेंगे कि हमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। वो कैसे फाइंड करेंगे? 12% ऑफ 50 का 12%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर उसको 12% का वो हुआ है ना, तो 50 का 12%, तो 12% ऑफ 50 हमने फाइंड किया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 6 रुपीज प्रॉफिट आया कि उस चीज को बेचने पर हमें 6 रुपए का फायदा हुआ है और वो चीज थी 50 रुपीज की, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। सी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मींस 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56। Thus the selling price of the item is rupees 56। समझ में आया ना कैसे किया? हमें प्रॉफिट परसेंट दिया था, तो प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट निकाल लिया। जब प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस मालूम था, तो दोनों को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल दिया, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। An article was sold for rupees 250 with a profit of 5%. What was its cost price? अब इसमें देखो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे, है ना? प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने से क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस में से जितना हमारा प्रॉफिट है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम है ना, कम ही होगी ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। पहले हम प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से कितना प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स रुपीज। पहले हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज मान ली, ठीक है, उसकी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है। प्रॉफिट कितना होगा? 5% ऑफ एक्स, एक्स का एक्सक्यूज मी, तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या है? 5% ऑफ एक्स। कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट मिलता है ना, सेलिंग प्राइस पे तो प्रॉफिट नहीं मिलता है। किस पे मिलेगा प्रॉफिट? जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे भी किया था, फर्स्ट क्वेश्चन पे किया था ना, देखो कि कॉस्ट प्राइस दी थी और प्रॉफिट परसेंट दिया था, सेलिंग प्राइस निकालना था, तो हमने कॉस्ट प्राइस का जितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो निकाल के प्रॉफिट फाइंड कर लिया था। सेम इस क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस हमको दी नहीं है, फाइंड करनी है, तो वो हमने क्या मान ली? एक्स। तो प्रॉफिट जो होगा वो एक्स पे होगा ना, 5%। तो हमारा क्या हो गया? 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 5। देखो इसको सिंपलेस कर दिया, समझ में आ रहा है? क्या किया इसको? 5% 5% ऑफ एक्स। 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, और x 1 जा x, तो x/20। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? x/20। ठीक है, प्रॉफिट क्या आया? x/20। अब सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? सेलिंग प्राइस इज 250 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है? x। कॉस्ट प्राइस हो गई x, प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा? x/20। तो प्रॉफिट लगा दिया x/20। अब ध्यान से सुनना, है बहुत इजी, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन है बहुत इजी। अभी हमारी इक्वेशन बन गई, है ना? अभी हमारी इक्वेशन बन गई क्या? 250 इज इक्वल टू x प्लस x/20। मैंने क्या बोला? जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। तो x/1, x/20, 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा?
20 आएगा ना। 20 को 1 से डिवाइड किया, 20 1 जा 20, 20 x जा 20x, 20x प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया तो 20 1 जा 21, 1 x जा x ना, 20x प्लस 1x तो ये कितना हो जाएगा 21x, 21x अपॉन 20 है ना। अब क्या बन गया ये देखो 250 इज इक्वल टू 21x अपॉन 20। अब 21x अपॉन 20 को इधर ले लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इक्वल टू दिस करो या दिस इक्वल टू दिस करो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 250। अब x को हमने बाहर निकाला, वेरिएबल को जो बाहर निकालते हैं तो नीचे जो होता है वो क्या हो जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये जो है वो नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 21x is equal to 250 multiply by 20. Now x is equal to 250 multiply by 20 divided by 21. समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा, कोई कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो देखो तो 0 का 0 प्रोडक्ट में लगा देंगे, 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5000, 5000 अपॉन 21। अब 5000 अपॉन 21 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, 5000 divided by 21. See, the 21 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4. Now यहाँ से बोरो किया 10, 10 minus 2, 8 बचा, यहाँ रह गया 4, 4 minus 4 0, then down 0, कितना हो गया 80. Now 21 3s are 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now यहाँ से बोरो किया 10, 10 minus 3 7, यहाँ रह गया 7, 7 minus 6 1, then down this 0, 170. अब 8 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है 8 2 जा 16. Now 8 minus नहीं, यहाँ 0 और 8 यहाँ से बोरो किया 10, 10 minus 8 2, यहाँ रह गया 6, 16 6 0 6 1 1 0, तो ये क्या हो गया 238 2 upon 21. This is the mixed fraction of this 5000 upon 21. बस पता चला कैसे फाइंड किया हमने। एक बार वापस मैं समझाती हूँ, फिर से सुनो ध्यान से किस तरीके से इसको करना है। इस क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। हमें आइटम की क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज x, सो प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ x, 5% मतलब 5 upon 10 मल्टीप्लाई बाय x, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0 20, तो ये हो गया 1 upon 20, 1 x जा x upon 20, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया x upon 20। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 250, कॉस्ट प्राइस दी है x, प्रॉफिट हो गया x अपॉन 20। अब ये इक्वेशन बन गया, वो जो फ्रैक्शन होता है ना एडिशन वाला फ्रैक्शन, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 1 होता है ना। तो 20 आ गया, 20x प्लस 21 जा 21x, x 21x अपॉन 20, 21x 20 को इधर ले लिया, 250 को इधर ले लिया, x को बाहर निकाला, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। सॉल्व किया 5000 अपॉन 21 आया, उस ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 238 2 अपॉन 21। अजीब सा आंसर आया ना, लेकिन है यही आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा मैं क्वेश्चन एक देती हूँ एग्जाम में, याद रखना, मैं बता रही हूँ अभी से, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एन आइटम वाज सोल्ड फॉर रुपीज 540 एट अ लॉस ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। इसमें भी क्या पूछिए, कॉस्ट प्राइस पूछिए, और क्या पूछा है,
सेलिंग प्राइस दी हुई है पर लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रही होगी, सेलिंग प्राइस कम रही होगी, है ना, तभी तो लॉस हुआ कि कम में बिका है सामान। तो इसके में हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम बी एक्स, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान ली एक्स, तो लॉस परसेंट भी किस में होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, प्रॉफिट परसेंट भी किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5% ऑफ एक्स, तो 5% ऑफ x मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय x, ये भी वही हो गया 5 1 5 5 2 9 0 1/20, x 1 x x अपॉन 20, ये क्या निकल गया हमारा लॉस, क्या निकला लॉस। तो कॉस्ट, अब इस पे फॉर्मूला देखो, दोनों का फॉर्मूला देखना है एक बार को आप, इसमें सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट था, है ना। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं लॉस, तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को बाहर निकालने के, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा ना, जितने में बिका और जितने का लॉस हुआ उन दोनों को ऐड करेंगे तो ही कॉस्ट प्राइस मिलेगा। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, सेलिंग प्राइस कितना है 540 प्लस लॉस कितना हुआ है x/20, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, ये 540 को बाहर निकाल दिया, तो x20 को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम RHS टू LHS, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो प्लस x/20 को क्या बन गया माइनस x/20 बन गया ना। इसको हमने क्या किया, x तो यहाँ पे था, अब इस वाले x वाले इक्वेशन को उठा के इस साइड ले आए, तो क्या बन गया x/20 इज इक्वल टू 540, 540 है ना, क्योंकि इधर था ना ये प्लस था, उसका हमने साइड चेंज कर दी, राइट हैंड साइड से हम उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो जब साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस x/20 क्या बन गया माइनस x/20, अभी फिर वैसे ये फ्रैक्शन बन गया सबट्रैक्शन का, है ना, तो इसमें भी एलसीएम कितना आएगा 20, 20 को x से किया तो 20x माइनस 20 1 20 1x is equal to 540, ना 20x में से 1x क्या, तो कितना बचा 19x अपॉन 20 is equal to 540, है ना। अब 19x को बाहर निकालना है ना, तो क्या करेंगे, तो x को हम लिखेंगे x is equal to 540 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 19। अब ये भी ऐसे है कि कोई किसी से कटता नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 540 मल्टीप्लाई बाय 200 तो आ जाएगा कितना 10,800 डिवाइडेड बाय 19। अब 10,800 को डिवाइड किया, 10,800 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 5 जा 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, 8 माइनस 5 3 1, देन डाउन किया 0, अब 6 टाइम गया, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, यहाँ से बोरो किया 10 10 माइनस 4 6, यहाँ रह गया 2, 2 इज 0 है ना 2, देन डाउन किया ये 0, ये हो गया 260, अब गया 8 टाइम, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से बोरो किया 5 है ना 8 बच गया, तो समझ में आया 568, 8/19 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में।
ठीक है, तो ये डिवाइड करके मैंने आपको दिखाया, इससे डिवाइड करना है आपको रफ में, ऐसा नहीं कि कॉपी करके फट 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 काम वर्क कंप्लीट कर देना है। ये आपको समझना है कि कैसे मैम ने ये निकाला और कैसे ये आंसर आया, उसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 568, 8/19 इज द आंसर। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये चारों जो क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी था, कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, है ना, तो उसमें क्या निकाला था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो हमने देखा, तो हमने पहले प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन में हमको कॉस्ट प्राइस दिया था और प्रॉफिट परसेंट दिया था, सेलिंग प्राइस पूछा था। तो कॉस्ट जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 12% ऑफ 50 करके हमने इसका क्या किया, पहले प्रॉफिट निकाल दिया। अब प्रॉफिट को हमने कॉस्ट के, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होगा, तो हमने कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किया तो हमको सेलिंग प्राइस मिल गया। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया था कि सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट परसेंट दिया है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 5% है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस को उन्होंने क्या किया, एक्स मान लिया, है ना। और प्रॉफिट परसेंट किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 5% ऑफ एक्स हो गया, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमने इस तरीके से प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा ना, ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फिर ये इक्वेशन बना के सॉल्व करके हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमको सेलिंग प्राइस दी हुई है और उसमें लॉस परसेंट दिया है, लॉस हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो, पहले हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, फिर लॉस परसेंट निकाल लिया x/20। अब इसमें क्या बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 4-5 चीजें हैं जो याद रखनी है आपको, जैसे प्रिंसिपल। What is principal? The money borrowed from a bank or a money lender for a specified period of time is called principal. अगर कोई मनी हम बैंक से उधार ले या किसी मनी लेंडर, मतलब जो ये देते हैं ना, जो ब्याज पे जो पैसे देते हैं, उनसे कुछ पैसे ले एक स्पेसिफाइड पीरियड कि मैं आपका पैसा 6 महीने में लौटा दूंगा या मैं आपका पैसा 1 साल में लौटा दूंगा, दिस पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। दिस इज प्रिंसिपल। समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है, जो मनी हम बैंक से उधार ले या किसी क्या बोलते हैं उनको, ब्याज पे जो पैसा देते हैं उन लोगों से पैसा ले कि भाई हमको ये इतना पैसा चाहिए, हम आपका ये पैसा 6 महीने में चुका देंगे या हम आपका ये पैसा 1 साल में चुका देंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब जैसे कि भाई मुझे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, मैं आपको 10% के हिसाब से लौटा दूंगा, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो देके चुकाए जिसने उधारी ली है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं तो हम जैसे हमने 1 ईयर का लोन लिया, तो 1 ईयर का हम ब्याज के साथ, ये ब्याज है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, हम ब्याज के साथ जो चुकाते हैं पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा, एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर, जिसने पैसा उधार लिया है, वो एक्स्ट्रा पैसा जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। समझ में आया इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, अमाउंट, total money paid back by the borrower to the lender is called amount. Amount is equal to principal plus interest. अब जैसे मैंने पैसा लिया है ना, बैंक से मैंने पैसा लिया कि 5,000 मेरे को दो पैसा, मैं 6 महीने में आपका 5,000 चुका दूंगी, पर मैंने इंटरेस्ट के साथ लिया, मतलब मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जैसे मैंने 500 उसमें एडिशनल दिए, इंटरेस्ट दिया 5,000 रुपीज के ऊपर मैंने 500 इंटरेस्ट दिया, तो कितना अमाउंट मैंने बैंक को चुकाया, टोटल अमाउंट कितना चुकाया, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट जो मैं एडिशनल पैसा बैंक को दे रही हूँ, उन दोनों को मिलाए तो क्या बनता है, अमाउंट। समझ में आया ना, क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट जो मैं पे करूंगी बैंक को, वो क्या करूंगी, मेरा जो प्रिंसिपल था जो मैंने उधार लिया था वो कितना था,
5000 और उस पर मैंने कितना एडिशनल पैसा दे रही हूँ उनको 500 रुपीज, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। समझ में आया? ओके, सो ओके, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। अब इसमें ट्राई दीज दिए हुए हैं पेज नंबर 170 पर। इसमें दो चीजें और होती है इसी के साथ, प्रिंसिपल हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट, एक आता है रेट, एक आता है रेट। द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट परसेंट पर एनम। मतलब एक साल में 100 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के अगर हम दें तो इसे बोलेंगे रेट पर सेंट पर एनम। और एक आता है सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। पी इज, और इसको हम कैसे शो करते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें प्रिंसिपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, पी, इंटरेस्ट के लिए टी फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए हमने दिया है या पीरियड के लिए दिया है, इन ईयर्स लेते हैं, हाँ इन ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं आर से। तो इसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू, ये भी आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100 upon 100. This is the formula of simple interest. P for principal, T for time, जैसे बोले कितने years के लिए हम ले रहे हैं, है ना। और R हो गया interest on 100 rupees per for 1 year is called rate percent for per annum, है ना। और तो फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें फाइंड करना हो तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टी डिवाइड बाय 100। तो आपको क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस ट्राई दीज दिए हुए 170 पेज पर। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। 10,000 is invested at 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of 1 year. So 10,000 invest किए हैं, तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, मतलब हर साल जो है वो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो रेट पर एनम मतलब ये आर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, आर 5%। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। सो फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन, प्रिंसिपल इज गिवन, rate of interest is given, time is given. So what is the formula of simple interest? I is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100. So what is principal? 10,000. Rate of interest is 5, है ना, और time is 1 year divided by 100. इसको सॉल्व करो तो 100 से ये 10,000 कितने टाइम कट गया, 100 टाइम, 100 5 जा 500, 500 1 जा 500। तो एट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज, मतलब एक साल के अंत पे उसको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 500 रुपीज का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, कि हर साल जो है वो 5% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से पे करेगा। तो फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड करना एट द एंड ऑफ 1 ईयर के। तो ये जो क्वेश्चन दिए वो लिख लिए, क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर आ गया एट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज ₹500। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ₹3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. So in this question, what is given? What is the principal? 3,500 is the principal. Rate of interest is 7% and time period is 2 years. है ना, 2 साल बाद पूछा है कि 2 साल बाद जब हम कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, एट द एंड ऑफ 2 years हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। सो जो पहले क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे, व्हाट इज गिवन,
Principal is given, rate of interest is given, time period is given, and simple formula of simple interest is principal multiplied by rate of interest multiplied by time divided by 100. Now 3500 multiplied by 7 multiplied by 2. जो टाइम पीरियड लेना है वो हमेशा हमें किस में लेना है, ईयर्स में लेना है, ठीक है, ईयर्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 100. सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व कैसे किया है देखो, 100 की 2 0 से ये 2 0 कट हो गए. नाउ 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 35, आंसर इज 490. कितना आया, 490. So the interest at the end of 2 year will be rupees 490. Okay, next question. Third, rupees 6050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. अब इसमें क्या किया है, कितने पैसे बोरो के, 6050, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. उसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना अमाउंट पे करेंगे. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड. दो क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट यू फाइंड द इंटरेस्ट, पहले हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना इंटरेस्ट हम देंगे 3 साल के बाद, एंड द अमाउंट टू बी पेड, और टोटल कितना अमाउंट पेड करेंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 6050, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5%, टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स. तो पहले जैसे इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, है ना, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ओके, so formula is I is equal to P multiplied by R multiplied by T. 6050 multiplied by 6.5 multiplied by 3 divided by 100. अब देखो यहाँ पे डेसिमल मैंने हटाया, तो डेसिमल का कितने डिजिट है, 1 डिजिट, मतलब डिवाइड बाय 10 हो जाएगा नीचे, है ना, डिवाइड बाय 10 हो गया. अब 10 से एक 0 से ये 0 कट हो गया. अब कोई भी किसी से नहीं करता, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 605 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, तो इतना आ गया, है ना. अब नीचे डिवाइड बाय 100 है, मतलब 100 से डिवाइड करने में 100 में 2 0, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, इट मींस 1179.75. तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज रुपीज 1179.75. इतना इंटरेस्ट पे करेंगे. अब उन्होंने इंटरेस्ट के साथ साथ क्या पूछा है, अमाउंट टू बी पेड, टोटल कितना अमाउंट भी पेड करेंगे. तो अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया था, जितना बोरो किया है प्रिंसिपल और जो हमारा इंटरेस्ट आता है, इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट. तो व्हाट अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कितना था 6050 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1179.75. इसको प्लस करो तो 5 तो एज इट इज हो गया, 7 एज इट इज रह गया, 0.9 प्लस 0 9, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 1 7, 7229.75 is the answer. So amount to be paid at the end of 3 year is 7229.75. पता चला इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट निकालना था. तो फर्स्ट यू फाइंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें टोटल कि एट द एंड हमको कितना पे करना पड़ेगा 7229.75. Now okay. Next question is okay. Fourth question. Rupees 7,000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum, borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year. तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल है, I is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100. Principal is 7,000, rate of interest is 3.5, multiplied by time is 2 years divided by 100. तो देखो यहाँ पे 3.5 में से डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा. अब 3 0 है 1 2 3 और इसमें भी 3 0 है, कट हो जाएंगे, 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे, देखो है ना, ये 1 0 से
1 0 कट, ये 2 0 से 2 0 कट. नाउ 35 2 जा 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 7, 70 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 जा 0, 7 7 जा 49. तो कितना इंटरेस्ट आया? 490. और क्या पूछा था इसमें? क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि एट द एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कि फाइंड द अमाउंट. मतलब अमाउंट निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम प्रिंसिपल के साथ ऐड करके अमाउंट निकालेंगे. तो क्या किया, पहले हमने इंटरेस्ट निकाला 490, फिर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल इज 7000 प्लस इंटरेस्ट इज 490, ऐड किया तो 7490 आ गया आंसर. तो अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज ₹7,490. आज मैं सिर्फ इतने ही सम करा रही हूँ, अभी इसके और सम्स बाकी है. ट्राई दिस बाकी है, देन एक्सरसाइज 8.3 बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी. अभी वेडनेसडे को हमारी जूम क्लास होगी, उस जूम क्लास में एक वर्चुअली वापस मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठना है उस दिन. और जितना मैंने ये चैप्टर में अभी तक पढ़ाया है, जूम क्लास में वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी, और आपके जो डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो उस दिन और क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. ये आपको काम अपनी नोटबुक में कर लेना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में. मैंने बच्चों की नोटबुक जो मेरे पास है चेक किया, उसमें एक दो के ना बहुत गंदा लिखा है. मैं हमेशा डेली हर लेक्चर में बोलती हूँ, फर्स्ट यू राइट डाउन डेट, देन राइट डाउन चैप्टर नेम, देन एक्सरसाइज नेम, व्हाटएवर यू हैव टू रिटर्न. आपको पूरा क्लियरली लिखना है, लेकिन नहीं लिखते हैं, बस जैसे तैसे लिख दिया है. ऐसा नहीं, अगली बार मैं नोटबुक चेक ही नहीं करूंगी वैसी. ठीक है, सो आज के लिए इतना. बाय एंड टेक केयर.